हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मैं रीना नांदल और आज हम करने वाले हैं हमारी दुनिया कक्षा 5 का पाठ 3 का अभ्यास कार्य। इस किताब के सभी मीन्स 18 के 18 पाठ की मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। मैक्सिमम पाठों का अभ्यास कार्य भी मैं बोर्ड पर करा चुकी हूँ। वीडियोस उनकी डली हुई हैं इसी चैनल पर। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है और आपको उनके प्रश्न उत्तर चाहिए हैं और पाठ की रीडिंग वाला भी आपको वीडियो चाहिए है तो आप मेरे इसी चैनल पर सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगी सभी वीडियोस। और स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर की मैंने अभ्यास कार्य लिख कर नहीं बताया था। पाठ जब पढ़ाया था उसके रीडिंग के टाइम मैंने ओरली आप लोगों को अभ्यास कार्य करा दिया था, लेकिन बार बार मेरे पास कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज़ इसका अभ्यास कार्य करा दीजिए, लिखवा दीजिए। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही मैं ये वीडियोस कंटिन्यूएशन में बना रही हूँ। चैप्टर फर्स्ट की वीडियो डाल चुकी हूँ, चैप्टर सेकंड की वीडियो डाल चुकी हूँ। आज मैं कराने वाली हूँ चैप्टर 3 पार्ट 3 की अभ्यास कार्य की वीडियो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैंने पहले ही बोर्ड पर लिख दिया है क्योंकि इसका अभ्यास कार्य ना थोड़ा सा लंबा है। ये चैप्टर भी ऑलरेडी बहुत लंबा था, तो इसलिए इस चैप्टर को कराते टाइम मैंने इसकी 3 वीडियोस डाली थी जो मेरे इस चैनल पर हैं। बच्चों को काफ़ी अच्छे से समझ आया था उन वीडियोस के थ्रू और बहुत ज़्यादा वो पसंद की गई थी वीडियोस। तो आई होप आप लोगों को ये अभ्यास कार्य भी पसंद आ रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसका अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, ग्लोब किसे कहते हैं? इसका चित्र भी बनाइए। तो मैंने बोर्ड पर चित्र नहीं बनाया है, आप चित्र बुक में से देखकर खुद बनाएंगे। मैं सिर्फ इसका प्रश्न लिखा हुआ आपको रीड करके सुनाती हूँ, आप साथ साथ उसको नोट डाउन करते जाइएगा। पृथ्वी के प्रतिरूप को ग्लोब कहते हैं। सबसे ऊपर पहली लाइन से मैं शुरू कर रही हूँ, आप साथ साथ लिखते जाइए। पृथ्वी के प्रतिरूप को ग्लोब कहते हैं, जिसमें पृथ्वी के एक एक अंश को बराबर नापकर छोटा दिखाया गया हो। ये है ग्लोब की परिभाषा। पृथ्वी के प्रतिरूप को ग्लोब कहते हैं, जिसमें पृथ्वी के एक एक अंश को बराबर नापकर छोटा दिखाया गया हो। अब इसी का प्रश्न नंबर 2 है, पृथ्वी के सबसे ऊपर व नीचे स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? पृथ्वी के सबसे ऊपर व नीचे स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? आप देखेंगे उत्तर नंबर 2, पृथ्वी के सबसे ऊपर स्थित बिंदु को उत्तरी ध्रुव और नीचे स्थित बिंदु को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। सबसे ऊपर जो बिंदु होता है उसको उत्तरी ध्रुव कहा जाता है और नीचे वाले बिंदु को हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। अब है प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? मैंने बोर्ड पर सिर्फ उत्तर लिखे हैं, प्रश्न आप किताब से नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? अब आप देखेंगे उत्तर नंबर 3, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है, जिससे कि दिन और रात बनते हैं। ये आप साथ साथ नोट करते जाइएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न 4 जो है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में मौसम अलग क्यों है? उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में मौसम अलग क्यों है? इसका उत्तर थोड़ा सा है लंबा और हम ध्यान से इसको समझेंगे। उत्तर नंबर 4 को देखिए, परिभ्रमण के कारण जो गोलार्ध सूर्य के नज़दीक होता है वहाँ गर्मी होती है, क्योंकि सूर्य हमें क्या देता है? ताप देता है, धूप देता है, जिससे गर्मी होती है। जबकि उसी समय दूसरे गोलार्ध पर सूर्य से अधिक दूरी होने के कारण सर्दी होती है।
अब ये बात आप लोगों ने जब चैप्टर को पढ़ा था, वीडियो देखी थी, तो मैंने समझाया था कि जिस साइड सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी और जितना ज़्यादा सूर्य के नज़दीक होगा तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी और दूरी जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पे ठंड बढ़ती जाएगी। तो अब उदाहरण के लिए जून के महीने में उत्तरी गोलार्ध सूर्य के नज़दीक होता है, इसलिए वहाँ पर गर्मी होती है, जबकि इसी महीने दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य से दूरी होने के कारण सर्दी होती है। अभी जो उदाहरण है इसमें बताया गया है कि जून के महीने में उत्तरी गोलार्ध सूर्य के नज़दीक होता है, यानी कि सूर्य के बिल्कुल पास आ जाता है, तो इस वजह से वहाँ पर गर्मी होती है क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वहाँ पे और बहुत तेज़ धूप होती है, तो इसलिए वहाँ गर्मी होती है। जबकि इसी महीने में दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे सर्दी हो जाती है, यानी कि सूर्य से जितनी ज़्यादा दूरी पर जो जगह होगी वहाँ पर ठंड उतनी ही ज़्यादा होगी और जो सूर्य के नज़दीक वाला एरिया होगा वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। ये आपको ध्यान रखना है, पाठ में आपने पढ़ा भी होगा, आप लोगों को पता होगा इस बात का। प्रश्न 5, पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं? पृथ्वी अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है। प्रश्न नंबर 3 में भी हमने ये बात अभी अभी की है, जिससे दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वहाँ दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में रात होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें नहीं पड़ती। जब मैंने आपको ये पाठ पढ़ाया था उसमें मैंने फ़ोन की टॉर्च जलाकर आपको ये लाइव दिखाया था कि सूर्य जिस साइड होता है वहाँ किरणें सीधी पड़ती हैं और वहाँ पे दिन होता है और जस्ट उसकी बैक साइड में अंधेरा हो जाता है, तो इट मीन्स रात हो जाती है। 5 प्रश्न हमारे पूरे हो चुके हैं। अब हम करने वाले हैं प्रश्न नंबर 6। अब है हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है, ग्लोब और मानचित्र की तुलना कीजिए, वह एक दूसरे से कैसे अलग हैं? इसका उत्तर मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, अब हम इसको रीड करेंगे, आप नोट डाउन करते जाना। ग्लोब और मानचित्र दोनों पृथ्वी को दर्शाते हैं एवं दोनों पर पृथ्वी के एक एक अंश को नापकर छोटा दिखाया जाता है, क्योंकि पूरी पृथ्वी को तो हम दिखा नहीं सकते ना, तो उसको छोटा करके दिखाया जाता है। मानचित्र में भी ऐसे ही है और ग्लोब में भी, लेकिन वे एक दूसरे से निम्न प्रकार से अलग भी हैं। कुछ तो उनमें समानताएं हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिससे वे एक दूसरे से अलग हैं। पहला पॉइंट है, ग्लोब में पूरी पृथ्वी को दिखाया जाता है। इसमें संसार के छोटे छोटे क्षेत्रों का विस्तार से अध्ययन नहीं किया जा सकता, चाहे वह एक मोहल्ला, नगर या फिर देश हो। अब है इसका सेकंड पॉइंट, मानचित्र की तुलना में ग्लोब सही अनुपात में पृथ्वी का प्रतिरूप है। जैसे पृथ्वी का बीच वाला भाग ऊपर और नीचे वाले भागों से चौड़ा होता है, ठीक वैसे ही ग्लोब भी है। तो ये हमने किए हैं ग्लोब और मानचित्र के अलग अलग प्रकार कि ग्लोब और मानचित्र एक दूसरे से कैसे अलग हैं। जो ग्लोब है वो तो बिल्कुल पृथ्वी के जैसा ही दिखाई देता है, पृथ्वी का छोटा रूप हम उसे कह सकते हैं। इसके छोटे छोटे से अलग पॉइंट्स भी बना सकते हैं। मैंने दोनों के एक एक पॉइंट इकट्ठे ही बना दिए हैं, आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे
कर सकते हैं। अब हम करेंगे इसका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर हमारा 7 है, मानचित्र बनाने के लिए अनुपात क्यों जरूरी है? मानचित्र बनाने के लिए अनुपात क्यों जरूरी है? 7वां उत्तर है हमारा, मानचित्र में पृथ्वी के हर भाग को उसी अनुपात में कम करके दिखाया जाता है ताकि मानचित्र पृथ्वी का वास्तविक रूप बन सके, अन्यथा वह पृथ्वी का सही रूप नहीं ले पाएगा। मानचित्र में क्या होता है, पृथ्वी के हर भाग को अनुपात में, मानचित्र में हम क्या करते हैं, किसी भी दूरी को, जैसे कि 1000 किलोमीटर की दूरी को ये मान लेते हैं कि इसको हम 1 सेंटीमीटर से दिखाएंगे और उसी अनुपात से फिर हम अपनी आगे की दूरी को दिखाते हैं। अगर हम अनुपात नहीं लेंगे तो जो उस क्षेत्र की सही दूरी है वो गलत हो जाएगी, सही बिल्कुल भी नहीं आ पाएगी। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं कि मानचित्र में हम क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर की दूरी को हम 1000 किलोमीटर से दिखा रहे हैं, लेकिन मानचित्र बनाते टाइम अगर हम अनुपात का प्रयोग नहीं करेंगे तो जो हमारी एग्जैक्ट दूरी होगी उसमें गलती हो सकती है। यानी कि जो हम 1 सेंटीमीटर को 1000 किलोमीटर की जगह दिखा रहे हैं उसका कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। पाठ के हमारे 7 प्रश्न हो चुके हैं, उसके बाद आएंगे सही गलत और रिक्त स्थान। तो हम अब पहले करेंगे सही गलत, उनके सिर्फ मैंने निशान बता दी हैं लेकिन मैं आपको पूरे समझाऊंगी। पहला है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा 1 वर्ष कहलाता है। ये सही है। हमने दूसरे या तीसरे प्रश्न में किया था कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा 1 वर्ष कहलाता है। ये बिल्कुल सही है, पाठ में हमने इसको पढ़ा था। दूसरा है, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण हमें ऋतुओं का अनुभव होता है। ये भी सही है। तीसरा, भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है। ये बिल्कुल सही है, भूमध्य एक काल्पनिक रेखा है। चौथा, 6 अप्रैल 1999 को अमेरिका की नौसेना के कमांडर रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले द्वितीय व्यक्ति थे। ये हमारा गलत है। तो पहले के 3 सही हैं, चौथा हमारा गलत है। अब हम करेंगे रिक्त स्थान। पहला है, पृथ्वी डैश से डैश दिशा में घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, पश्चिम से पूर्व। दूसरा है, पृथ्वी अपनी धुरी पर डैश घंटों में एक पूरा चक्कर लगाती है। 24 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है। तीसरा है हमारा, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इससे डैश बनते हैं, इससे दिन और रात बनते हैं। चौथा है, सूरज की परिक्रमा करने के लिए पृथ्वी डैश दिन लेती है। सूर्य की परिक्रमा करने के लिए पृथ्वी 365 और 1/4 दिन लेती है। पाठ हमारा हो चुका है ये पूरा, और साथ साथ आप लोगों ने इसके क्वेश्चन आंसर नोटबुक में नोट कर लिए होंगे और इनको आप लर्न भी कर लेंगे। मैम की वीडियो आपको कैसी लगी है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। कुछ समझ नहीं आया हो तो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसके पाठ की भी वीडियो आप देख लेना, वो भी इसी चैनल पर डली हुई है। और अगर फर्स्ट टाइम मैम की वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे जो भी पाठ की मैं प्रश्न उत्तर डालूँगी वो भी आप तक पहुँच जाएं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।